प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम नाटक शिक्षण के बाद गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, गद्य शिक्षण में जब पठन पाठन करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ ऐसी है जिनके द्वारा गद्य के पाठ को रुचिपूर्वक ढंग से पढ़ाया जा सकता है, बालक उसके अधिगम को अच्छी तरह से प्राप्त करें। इसके लिए जिन विधियों को प्रयोग में लिया गया वे गद्य शिक्षण की विधियां कही गई। यद्यपि ये कहा जाता है कि गद्य, पद्य और चंपू नामक जो काव्य होते हैं, जहाँ पर गद्य और पद्य का मिश्रण पाया जाता है, वो चंपू कहलाता है। और इस तरीके से गद्य, पद्य और चंपू के रूप में जब काव्यों को वर्गीकृत किया गया तो ऐसी स्थिति में वहाँ ये कहा गया कि गद्य और पद्य में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक उक्ति है, गद्यम कवीनाम निक्सम वदन्ति। इस तरह की एक उक्ति है, गद्यम कवीनाम निक्सम वदन्ति, यानी गद्य काव्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। कवियों की कसौटी से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि गद्य एक महत्वपूर्ण रचना होती है। गद्य लिखना बहुत कठिन है, पद्य से भी ज़्यादा कठिन गद्य को माना गया। इसलिए वहाँ कहा गया गद्यम कवीनाम निक्सम वदन्ति। और उस गद्य को जब कवियों की कसौटी के रूप में कहा गया है कि गद्य लिखना कोई आसान काम नहीं है। वैसे तो हम देखते हैं कि पद्य लिखने पर हम सामान्यतः देखते हैं कि पद्य ज़्यादा कठिन माना जाता है, लेकिन पद्य लिखने वाले बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन गद्य के रूप में अधिक प्रतिभागी हो सकते हैं। और अधिक प्रतिभागियों में से जब उसको चयन किया जाता है, इसलिए वहाँ गद्य कवियों के लिए एक कसौटी हो जाता है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम दंडी सुबंधु, ये श्रेष्ठ गद्यकार हुए। और उसमें श्रेष्ठ गद्यकार का चयन कैसे किया जाए, इसलिए बाणभट्ट को बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम इस सूक्ति से चरितार्थ किया गया उसके काव्य को। तो उनके द्वारा जो काव्य लिखे गए गद्य काव्य, वहाँ औज गुण से परिपूर्ण थे। यानी जिस काव्य में, जिस गद्य काव्य में बहुत ज़्यादा समासों से युक्त पदों का प्रयोग किया जाता है, वह गांभीर्य वाला औज गुण होता है। और उस औज गुण के आधार पर बाणभट्ट का काव्य जो कादंबरी है, उसको सर्वश्रेष्ठ गद्य ग्रंथ कहा गया है। इसके बाद देखिए कि अब गद्य में जब हम पठन पाठन करते हैं तो गद्य एक सामान्य अन्वय किए गए वाक्य होते हैं। फिर उनको हम शिक्षण विधियों की क्या आवश्यकता है, तो उसके लिए कहा गया कि गद्य काव्य का जो भी पाठ है, उसके अंतर्गत जो काठिन्य निवारण का बिंदु होता है, गद्य के पाठ को जब प्रवर्धित किया जाता है, उसका पाठ प्रवर्धन किया जाता है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत, तो वहाँ उसका एक बिंदु आता है उस पाठ योजना का, उसमें काठिन्य निवारण, यानी जो आपके गद्य पाठ में जो कठिन शब्द आए, उन कठिन शब्दों का अर्थ बालकों को बताना है। और उन कठिन शब्दों के अर्थ को हम बालकों के सामने किस प्रकार प्रदर्शित करें ताकि बालक उन शब्दों का अर्थ इस तरीके से उनको उसका अधिगम हो जाए कि वो चिरस्थायी रहे, हमेशा हमेशा के लिए उसके शब्द का अर्थ उसको याद रहे। ऐसी किसी विधि के द्वारा हम उसको काठिन्य निवारण करवाते हैं। कई बार देखा होगा कि जैसे कोई शब्द है और उस शब्द का अर्थ बताने के लिए हम उसको, बालक को पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। यदि उसको नहीं आता है तो हम उसका किसी वाक्य हम प्रयोग कर देते हैं और फिर कहते हैं कि बताइए अब क्या हो सकता है इसका अर्थ। तो बालक उस वाक्य के प्रयोग के आधार पर उसका अर्थ खोज लेता है। और वो
जब वाक्य के आधार पर उस शब्द का अर्थ खोजता है, पद का अर्थ खोजता है, तो निश्चित रूप से उसको मानसिक क्रिया करनी पड़ती है और बालक सक्रिय रहता है और उस तरीके से खोजा गया उसका जो अर्थ है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अधिगम को वो डायरेक्ट अगर हम उसका अर्थ बताएंगे तो उससे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति है कि हम उसको इस तरीके से वाक्य प्रयोग के द्वारा। तो इस तरह की अनेकानेक विधियां हैं जिनके द्वारा हम काठिन्य निवारण करवाते हैं और काठिन्य निवारण की जो विधियां हैं वो ही गद्य शिक्षण की विधियां हैं। कहीं पर यह भी प्रश्न आ सकता है कि गद्य शिक्षण के अंतर्गत उसकी पाठ्य योजना के कौन से बिंदु के आधार पर गद्य शिक्षण की विधियां प्रयोग की जाती है, तो वहां लिखेंगे हम काठिन्य निवारण। उसमें हमको ये टॉपिक इस प्रकरण के आधार पर पाठ्य योजना के इस सोपान पर हमको गद्य शिक्षण की विधियों को प्रयोग में लेना होता है। अब नंबर 3 पर यह आता है कि वो गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में विधियां तो अनेक है लेकिन उसको 3 वर्ग बना दिए गए उसके। एक पहला वर्ग बनाया उसका उद्बोधन के नाम से, एक बनाया प्रवचन या कथन के नाम से, और एक बनाया स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या के नाम से। तो देखिए इस क्रम से पढ़े हम गद्य शिक्षण को। यह भी पूछ सकता है कि जब ये सिलेबस में हमारे गद्य शिक्षण है, ये जो उक्ति है इस उक्ति में भी कहीं भी रिक्त स्थान भी पूछ सकता है। गद्यम कविनाम निक्षम को राइट कर सकता है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कविनाम निक्षम वदंती आकर के यहाँ रिक्त स्थान आ सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम समझें कि कवियों का निकष यानी कवियों की जो कसौटी है वो कौन है, गद्य है। और गद्य को 3 प्रकार के जो काव्य हमारे गद्य पद्य चंपू के रूप में, गद्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कथा के रूप में, एक आख्यायिका, एक कल्पित होती है, एक ऐतिहासिक कोई घटना के आधार पर होती है। तो वहाँ उसका एक का नाम कथा है और एक का नाम आख्यायिका है। 2 भागों में गद्य को बांट दिया गया। अब इसमें मुख्य टॉपिक पर आते हैं हम कि इसकी जो विधियां हैं उनको हम किस तरीके से तैयार करें। तो पहले यह देखें कि हम गद्य को पढ़ा रहे हैं, तो गद्य को पढ़ाने के लिए उसके जो कठिन शब्द आ रहे हैं उस गद्य में, उनका हमको अर्थ निकलवाना है, और अर्थ निकलवाने के लिए हमको इन इन विधियों का प्रयोग करना है। जैसे मान लो हम केवल उद्बोधन विधि ही इसमें रखते तो भी हम उसका अर्थ निकलवा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं, शिक्षाविद चाहते हैं कि वहां कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त रहेगी, इसलिए वहां विधियों की संख्या 1 से अधिक हो जाती है। नहीं तो एक जो सामान्य विधि ले रखी है उद्बोधन से भी हम अर्थ निकलवा सकते हैं, लेकिन कई बार कोई शब्द ऐसा आ जाता है जिसका अर्थ हम उद्बोधन के आधार पर नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रवचन या कथन विधि की आवश्यकता होती है। कई बार कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनमें हमको स्पष्टीकरण तक पहुंच जाना पड़ता है। जैसे मान लो आपको कई बार इस तरह के किसी शब्द को पढ़ाया आपने कि गुरु भक्त पाठ है आपका। अब गुरु भक्त में बालक को आपको इतना ही बताना है, गुरु का भक्त, गुरु की सेवा करने वाला। लेकिन अब उसको हम किसी घटना से जोड़ देते हैं, तो उसको किसी प्रसंग या कोई उसकी कोई अंतर कथा है, उस अंतः कथा के आधार पर हम उसके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका नाम गुरु भक्त है। हम द्रोणाचार्य की और एकलव्य की कथा सुना सकते हैं, उसके आधार पर बालक को लगेगा कि गुरु भक्त ऐसा होता है। तो वहां उसको हम किसी प्रवचन से स्पष्ट नहीं कर सकते, हम उसको किसी उद्बोधन से स्पष्ट नहीं कर सकते, उसको हमको स्पष्टीकरण के अंतर्गत आना पड़ता है। इसलिए उसको 3 ग्रुप बना दिए गए। पहले में उद्बोधन। अब उद्बोधन अधिकतर ये जो उद्बोधन वाली जो विधि है ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए इसके उद्बोधन की जो सहायक विधियां हैं, इसके जो इकाइयां हैं, उन पर बात करते हैं। तो उद्बोधन से तात्पर्य है किसी भी वस्तु प्रदर्शन से, किसी भी प्रत्यक्ष क्रिया से, अथवा चित्र से, रेखा चित्र से, मानचित्र से, मॉडल से,
प्रतिकृति जिसको कहते हैं, संस्कृत नाम प्रतिकृति के रूप में। चार्ट के माध्यम से, चार्ट को संस्कृत में प्रपत्रम कहते हैं। तो इनके आधार पर ये सब उद्बोधन के अंतर्गत आते हैं। समझ करके पढ़ना है विधियों को। कई बार क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ ले तो भी हम समझ करके उसका उत्तर भर दें। जैसे मान लो कई बार ये आ जाए कि हम किसी चार्ट के माध्यम से, चार्ट को दिखा करके, किसी मॉडल को दिखा करके हम किसी शब्द का अर्थ निकलवा रहे हैं, बताइए वह कौन सी विधि है, तो उसको आपको उद्बोधन के अंतर्गत रखना है। इनसे संबंधित ये जो विधियां हैं सामान्य रूप से, वो सब उद्बोधन के अंतर्गत आएगी। जैसे सबसे पहले देखा, सबसे पहला नाम लिखा मैंने उद्बोधन में, वस्तु प्रदर्शन के रूप में नाम लिखा है। वस्तु प्रदर्शन से तात्पर्य है कि जैसे मान लो कई बार कोई ऐसा शब्द आ गया जिसके आधार पर आपने उसका अर्थ आपको बताना है बालक को। उसका अर्थ बताने के लिए आप वस्तु प्रदर्शन कर देंगे, उस वस्तु को दिखा देंगे, तो उस वस्तु को देखने पर बालक उसका अर्थ बता देगा, और वो इस तरीके से पढ़ाया हुआ अर्थ बालक के लिए चिरस्थायी अधिगम की प्राप्ति करवाता है, उसके अर्थ को स्मृति में लाता है। इसलिए कहीं भी कुछ ऐसे शब्द जहां उस वस्तु का प्रदर्शन किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे पुष्प है आपका, जैसे कहीं जल है, इस तरह की, जैसे आपके स्टूल है, टेबल है, पुस्तक है, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं कि वहाँ पुस्तक पढ़ाते, पुस्तक का कोई पर्यायवाची शब्द पूछा गया, इसका अर्थ क्या है, तो हम पुस्तक को दिखा सकते हैं। कहीं जैसे आपका सुमन, सुमनस शब्द आ गया, तो उसके लिए पुष्प आदि को दिखा सकते हैं और उससे उसके अर्थ को पूछा जा सकता है। जहाँ पर वारी शब्द आया, वारी के रूप में जैसे वारी दिखा दिया आपने गिलास के अंदर, तो उसके आधार पर हम वहाँ जैसे जलम दृष्ट्वा वारी शब्दस्य अर्थम प्रदर्शयति कै विधि अस्ति, तो वहाँ अगर वस्तु प्रदर्शन नाम नहीं आता है तो हम उद्बोधन, इसका मुख्य जो भाग है उसको राइट करें। इस तरीके से आपको शिक्षण विधियों के प्रश्नों को ऐसे समझ करके उत्तर देना है। निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उसको समझ करके पढ़ना होगा, रटे हुए रूप में नहीं याद करना है। वस्तु प्रदर्शन के रूप में हम इस तरीके से करें, जो वस्तुएं दिखाई जा सकती है उनके आधार पर इस अब अकेली वस्तु प्रदर्शन से अगर हमारा काम सिद्ध हो जाता तो हम अन्य विधियों की क्या आवश्यकता थी, लेकिन दूसरी विधि उसमें उससे ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रही है, इसलिए हमको वहाँ दूसरी विधि की आवश्यकता होती है। जैसे दूसरा लिखा मैंने प्रत्यक्ष क्रिया। प्रत्यक्ष क्रिया से तात्पर्य जैसे हंसना है, मुस्कुराना है, चलना है, स्पंदन करना है, इस तरह का, जैसे परिभ्रमती इस तरह की क्रिया आती है, व्रजती क्रिया आती है, उनका हमको अर्थ करवाना है। तो वहाँ अध्यापक कक्षा के अंतर्गत प्रत्यक्ष क्रिया से भी उसका अर्थ बता सकता है। तो प्रत्यक्ष क्रिया भी किसके अंतर्गत आएगी, वो भी आपके उद्बोधन के अंतर्गत आएगी। इसलिए वस्तु का प्रदर्शन है, प्रत्यक्ष क्रिया है, ये सब उद्बोधन विधि के अंतर्गत है, और ये प्राथमिक छोटी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर बालक उस शब्द के अर्थ को आसानी से पहचान सकते हैं। मिडिल क्लास तक के लिए उद्बोधन विधि महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद देखिए, चित्र लिखा है, रेखा चित्र लिखा है, मानचित्र लिखा है। हम हाथी का चित्र बना करके, हाथी के चित्र से गज शब्द का अर्थ निकलवा सकते हैं, गाय का चित्र बना करके। अब यहाँ भी एक प्रश्न देखा मैंने, रीट में एक प्रश्न पूछा गया था, किसी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए कौन सी उद्बोधन विधि या कौन सा सहायक साधन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब ऐसी स्थिति में जब भौगोलिक स्थिति के बारे में आता है तो यहाँ 3 शब्द लिखे हैं, चित्र, रेखा चित्र और मानचित्र, तो वहाँ उसको मानचित्र के रूप में राइट करेंगे। तो मानचित्र एक ऐसा सहायक साधन है जिसके द्वारा हम किसी भौगोलिक नगर की भौगोलिक स्थिति को देख सकते हैं, इसलिए वहाँ आपको मानचित्र उत्तर भरना है। जहाँ पर कहीं चतुर्भुजाकार की कोई क्षेत्र है, किसी राज्य का इस तरह का क्षेत्रफल है, तो उसके रूप में पूछा गया, जैसे विषम कोणीय, राजस्थान विषम कोणीय के रूप में है, तो वहाँ विषम कोणीय को जब पहचानना है तब वहाँ कौन सी सहायक सामग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उसमें आपको रेखा चित्र भरना है।
कोई पंचभुज के रूप में है, कोई चतुर्भुज के रूप में है, कोई अष्टभुजाकृति के रूप में, तब आप याद करें, तब उसमें आपको ये भरना है। इसलिए चित्र, रेखा चित्र और मानचित्र, मानचित्र का प्रश्न आया हुआ है, इस तरीके से हम उसको भर सकते हैं। तो मानचित्र के द्वारा किसी नगर की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कराया जा रहा है, बताइए वहां कौन सी विधि उपयोग में ली जा रही है, तो वो उद्बोधन उसका मुख्य पार्ट है। इसके बाद लिखा मैंने मॉडल के रूप में, जिसको संस्कृत नाम याद रखें, संस्कृत नाम के रूप में ही आपके प्रश्न आएंगे, तो उसको हिंदी में समझ करके और संस्कृत नाम उसका जरूर याद रखें। मॉडल को, प्रतिकृति चार्ट को प्रपत्र के रूप में वहां पर, या पत्रकम के रूप में, पत्रकम और प्रपत्रम, इसके रूप में जब नाम आता है तो वो चार्ट के रूप में कहा जाएगा। और जहाँ मॉडल, प्रतिकृति यानी किसी भी वस्तु का मॉडल दिखाया जाए, तो उसके आधार पर भी हम उस शब्द का अर्थ निकलवा सकते हैं। तो यह देख करके, बालक सबसे ज़्यादा देख करके सीखता है, इसलिए वहाँ मॉडल, प्रतिकृति दिखाकर, चित्र, मानचित्र के द्वारा प्रत्यक्ष क्रिया से वस्तु दिखा करके, चार्ट आदि पर उसके चित्र आदि का अंकन करके हम उद्बोधन विधि के आधार पर गद्य शिक्षण का कार्य करवाते हैं। जब हम गद्य शिक्षण का कार्य इस तरीके से करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में छोटी कक्षाओं के लिए, बालकों के लिए वो गद्य का पाठ बहुत सरल हो जाता है। उसमें जो काठिन्य निवारण के जो शब्द हैं, वो सरलता के रूप में बालक उसको सीखने लगते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम अगली विधियों का जो ग्रुप है उसको प्रवचन या कथन विधि के नाम से जाना जाता है, कथा कथन के रूप में या प्रवचन के रूप में। तो काठिन्य निवारण का दूसरा ग्रुप जो विधियों का है, उसको कहते हैं प्रवचन या कथा कथन विधि के रूप में। अब ये आपकी माध्यमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। प्रवचन को माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए इसको उपयुक्त माना गया है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रवचन में देखिए, अनुवाद के रूप में, परिभाषा के रूप में, टीका के रूप में और कोश के रूप में, ये 4 रूप में इसके नाम दिए गए। एक अनुवाद विधि, एक कोश विधि, एक आपकी टीका विधि के रूप में, और एक है परिभाषा विधि। देखिए इस तरीके से पढ़ें। उद्बोधन का नाम आएगा तो हम कोई वस्तु दिखाएंगे, प्रत्यक्ष क्रिया करेंगे, किसी चित्र आदि का प्रयोग करेंगे, तो उद्बोधन के रूप में उससे बालक उद्बोधित होते हैं। और प्रवचन या कथा कथन के माध्यम से हम जब करेंगे, तो वहाँ प्रवचन यानी बोलना पड़ेगा, और उसके आधार पर वहाँ उसको 4 पार्ट इसके माने गए, प्रवचन या कथा कथन के विधि के रूप में। काठिन्य निवारण जब भी हम शब्दों का करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये 4 देखिए। अब इस स्तर पर आकर के ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चों के लिए हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब बालक कक्षा 10, 9, 10, 11, 12 के अंतर्गत आ जाता है, तो उसको एक नया तरीका और उसके रूप में शब्दों के अर्थ कराने का खोजते हैं, और उसमें हमको ये 4 प्रवचन विधि के रूप में ये 4 उपविधियां प्राप्त होती है। पहली है अनुवाद। वर्तमान में सबसे ज़्यादा काठिन्य निवारण अनुवाद विधि के द्वारा ही करवाया जाता है। अध्यापक उद्बोधन का भी बहुत कम प्रयोग करते हैं वर्तमान में, केवल वो प्रवचन में भी, और प्रवचन में भी अनुवाद के द्वारा ही गद्य शिक्षण को पढ़ाते हैं। इसलिए अनुवाद से तात्पर्य है कि अध्यापक जिस शब्द का बालक को अर्थ नहीं आ रहा है, उसको श्यामपट्ट पर उसका दूसरी भाषा में रूपांतरण करके, अर्थ करके, अनुवाद करके उसका काठिन्य निवारण करता है, उस शब्द का अर्थ बताता है, और उसको ही अनुवाद विधि कहा गया। अनुवाद विधि में अध्यापक उस शब्द के अर्थ को श्यामपट्ट पर लिखता है, छात्रों को उसका अर्थ बताता है। इस प्रकार से जो काठिन्य निवारण करवाया जाता है, वो प्रवचन विधि कहलाएगी मुख्य रूप से, कथा कथन विधि कहलाएगी, कथन विधि कहलाएगी, और अनुवाद उसका एक भाग हो जाएगा कि अनुवाद इसके अंतर्गत आता है। तो अब पूछा जाए कि बताइए उद्बोधन के अंतर्गत कौन नहीं आता है। इस तरीके से तुलनात्मक रूप में पढ़ें कि उद्बोधन में अब ये नहीं आएंगे, अनुवाद, कोश, टीका, परिभाषा आदि उद्बोधन के अंतर्गत नहीं है। यहाँ केवल दिखाया जा रही कोई वस्तु है, उसके आधार पर इसको लिया जा रहा है। जैसे ही हम अनुवाद के द्वारा इन कक्षाओं में काठिन्य निवारण करवाते हैं, तो बालक को अधिकांश स्तर पर यही विधि के द्वारा, इसी विधि के द्वारा काठिन्य निवारण करवाया जाता है। यद्यपि इसको
मनोवैज्ञानिक आधार नहीं दिया गया, मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है कोश। कोश से तात्पर्य क्या है? कोश से तात्पर्य ऐसे कई शब्द जिसके साथ साथ उसका अर्थ उसको नहीं आता है, तो उसके साथ उसका हम कोश बताते हैं, उसके पर्यायवाची शब्दों का बखान करते हैं और उसके कहते हैं कि इसके पर्यायवाची शब्द ये हैं, बताइए इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जिनके पर्यायवाची शब्द बहुत सारे अधिक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कोश विधि से पढ़ाएं। अब यह भी कहा जाता है कि अनुवाद विधि से जब आप अर्थ करवा रहे हैं ऐसा, तो फिर इन विधियों की क्या आवश्यकता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जिसको हमको कोश से पढ़ाना ज़्यादा सही लगता है कि बालक उसके आधार पर अन्य शब्दों का अर्थ भी उस जैसे अर्थ देने वाले अन्य शब्दों को भी सीख सकेगा। ये उद्देश्य निर्धारित करते हुए हम उस शब्द का काठिन्य निवारण कोश विधि से करवाते हैं। तो कोश से तात्पर्य पर्याय शब्द से, पर्यायवाची शब्द से है, और पर्यायवाची शब्द के आधार पर हमको उस कठिन शब्द का अर्थ निकलवाना होता है। जैसे जल है, अब जल के रूप में जैसे मेघ है, कमल है, इनके पर्यायवाची नेत्र है, इनके पर्यायवाची शब्द अधिक हैं, तो उसके आधार पर हम उनके कोश से संबंधित पर्यायवाची शब्दों के आधार पर उस शब्द का अर्थ निकलवाते हैं और ये उसकी कोश विधि कहलाती है। तो कोश विधि भी एक प्रवचन विधि में शामिल है। अनुवाद, कोश, एक टीका, और टीका से पहले है परिभाषा। परिभाषा को पहले लेते हैं। तो परिभाषा से क्या तात्पर्य? देखिए, जब अनुवाद कर दिया आपने, जब पर्यायवाची से पढ़ा दिया, तब इससे बढ़िया विधि और क्या हो सकती है 9-10 क्लासों के लिए, उसमें आप इनके द्वारा अर्थ निकलवा। तो परिभाषा को भी उपयोगी माना गया। कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि उसका आप अनुवाद कराओगे तो भी बालक के उसका अर्थ नहीं बैठेगा, वो समझेगा नहीं कि इसको ही नहीं जानते हम, कोश उनका होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसको हमको परिभाषा यानी उसका लक्षण बता करके ही उसका अर्थ निर्धारित करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने एक शब्द बोला था, जैसे मान लो यही कहा गया कि भाई बाणभट्ट की गद्य काव्यों में ओज गुण की बाहुल्यता है। अब आपको ओज का अनुवाद नहीं कर सकते और ओज का कोश के रूप में नहीं कर सकते, तब आपको उसकी परिभाषा ही देनी पड़ेगी कि ओज क्या है। जैसे मैंने कहा कि शब्द 3 प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तब रूढ़ को क्या पढ़ाएं हम, रूढ़ का अनुवाद क्या करें, रूढ़ या योग रूढ़ का कोश क्या बताएं, तब तो हमको उनकी परिभाषा ही देनी पड़ेगी। इसलिए कई ऐसे शब्द जो लाक्षणिक होते हैं, जो पारिभाषिक होते हैं, उनको हम परिभाषा के द्वारा ही पढ़ाएं। ऐसा भी अगर प्रश्न, कठिन प्रश्न निर्धारित किया जाता है तो उसको भी आपको इस तरीके से उत्तर भरना है। मान लो ये कहा गया कि कहीं पर भी जैसे छंद, कहीं पाठ में गद्य की विषय वस्तु में छंद की, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। तो अब छंद को बालक को समझाने के लिए, क्योंकि बालक को पहली बार उसने छंद नाम सुना, तो ऐसी स्थिति में अब उसको हम अनुवाद से भी नहीं पढ़ा सकते, कोश से भी नहीं पढ़ा सकते, वस्तु प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता उसमें। तब हम उसको वहाँ परिभाषा के रूप में छंद की परिभाषा बताएंगे कि छंद इसे कहते हैं, अक्षरों और मात्राओं की जो उनका जो विशेष नियम होता है उसका नाम छंद है। किसी पंक्ति के रूप में कहीं कितने अक्षरों के आधार पर एक लाइन लिखी जाती है और उसके रूप में उसको छंद के रूप में परिभाषित करेंगे। इसलिए परिभाषा विधि भी एक महत्वपूर्ण विधि है प्रवचन और माध्यमिक कक्षाओं के लिए। प्रवचन विधि के तहत कि जहाँ परिभाषा को प्रवचन विधि माना जाएगा, कथन विधि माना जाएगा। प्रकथन भी कहा जा सकता है, कथन भी कहा जा सकता है और प्रवचन भी कहा जा सकता है। इनमें आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। टीका के बारे में हमने काव्य शिक्षण जब पढ़ा था, तब काव्य शिक्षण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि टीका वहाँ जहाँ पर कई बार पूरा ही गद्य बहुत ही कठिन आ जाता है और वहाँ प्राय उन शब्दों को समझने में प्रत्येक शब्द को ही हमको पढ़ाना पड़े, प्रत्येक शब्द का काठिन्य निवारण कर, तो ऐसी स्थिति में हम उसके किसी टीका ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं, ताकि टीका ग्रंथ में उसके कुछ सरल शब्द भी होंगे, तो उसमें बहुत कम को ही हमको अर्थ के रूप में बताना पड़ेगा। तो वह टीका ग्रंथ, टीका के द्वारा, टीका विधि के द्वारा कब प्रवचन या कब काठिन्य निवारण करवाया जाए, जब विषय वस्तु अत्यधिक कठिन हो। तो ऐसी स्थिति में उन शब्दों को
सिखाने के लिए, उन शब्दों का काठिन्य निवारण कराने के लिए, उनका अर्थ करवाने के लिए, वहाँ हम टीका विधि का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार ये माध्यमिक स्तर पर 4 विधियां हैं प्रवचन और कथन के रूप में, और उसके रूप में हम अनुवाद, कोश, टीका और परिभाषा के रूप में। उद्बोधन और प्रवचन में आप अंतर करना सीख गए। उद्बोधन में हमारा वस्तु प्रदर्शन है, प्रत्यक्ष क्रिया है, रेखा चित्र, मानचित्र आदि, मॉडल इत्यादि है, जो दर्शनीय सामग्री है एक तरह से। और यहाँ प्रवचन में हम उसको बोलने के लिए अनुवाद, कोश, टीका और परिभाषा के रूप में। इसके बाद नंबर 3 पर जो उच्चतम कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, स्पष्टीकरण या व्याख्या विधि के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण में कौन कौन सी विधियां हैं उसको देखिए। अब देखिए तीसरा है स्पष्टीकरण अथवा व्याख्या। स्पष्ट किया जाता है व्याख्या के रूप में। उच्चतम क्लासों के लिए हम या उच्च माध्यमिक क्लासों के लिए स्पष्टीकरण और व्याख्या विधि का सहारा ले सकते हैं। अब देखिए स्पष्टीकरण में कौन सी विषय वस्तु, कौन सी सहायक विधियां हो सकती है, किस तरीके से हम प्रयोग करें स्पष्टीकरण के लिए। तो सबसे पहले स्पष्टीकरण को व्याख्या का नाम दिया गया। तो यहाँ 6 बिंदु दी गई है। एक है पदच्छेद, एक है पदार्थोक्ति, एक है विग्रह, एक है वाक्य योजना, एक है आक्षेप और एक है समाधान। देखिए ये कुछ व्याख्या के लिए ये 6 पदार्थ बताए गए कि वहां व्याख्या करने के लिए 6 आवश्यक है। पदच्छेद, पहले पदच्छेद किया जाए, फिर पदार्थ पद का अर्थ कहा जाए, फिर उसका विग्रह किया जाए, फिर एक वाक्य संगठित किया जाए, उसमें फिर कोई कमी रह गई हो तो उस पर आक्षेप किया जाए, और अंत में उसका समाधान किया जाए। ये व्याख्या का एक क्रम होता है। सबसे पहले पदच्छेद करें, उसके बाद पद का अर्थ बताएं, फिर उसका विग्रह करें, फिर उसके बाद उससे वाक्य संगठित किया जाए, उसके बाद उस पर कोई कमी है तो उस पर आक्षेप हो, और उसके बाद उसका समाधान। ये 6 यह व्याख्या के बिंदु हैं। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है व्याख्या के बिंदु कितने हैं। गद्य के दृष्टिकोण से यहाँ 6 बिंदु है, व्याकरण के दृष्टिकोण से 4 बिंदु अलग है। तो यहाँ इन 6 का नाम याद रखें। तो मुख्य रूप से आपको ये 6 ही ज़्यादा याद रखने, क्योंकि इसलिए एक श्लोक के रूप में उच्चारित किए गए हैं। तो कई बार संस्कृत ट्रेडिशनल पढ़ा हुआ व्यक्ति इस तरीके से अगर उसको पेपर सेट करने का मौका मिलता है तो वह निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्नों में से कोई प्रश्न दे सकता है कि बताइए व्याख्या से संबंधित बिंदु कौन सा है, कौन सा नहीं है, या कितने हैं। तो उसके आधार पर आपको ये करना है। अब इसके बाद स्पष्टीकरण में सबसे पहले इसको 4-5 भागों में बांटा गया कि स्पष्टीकरण किस किस रूप में किया जा सकता है। तो एक तो सबसे पहले व्युत्पत्ति विधि के रूप में लिखा गया इसको, एक इसको तुलना के रूप में लिया गया, एक लिया गया वाक्य प्रयोग के रूप में, और एक लिया गया इसको अंतःकथा के रूप में, और एक लिया इसको प्रसंग के रूप में। ये इसके 5 बिंदु स्पष्टीकरण में 5 बिंदुओं को आधार बनाया गया कि जहां पर व्युत्पत्ति, अब व्युत्पत्ति थोड़ा विस्तारित है। व्युत्पत्ति से तात्पर्य यह है कि वहां किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति के लिए व्युत्पत्ति करके उसके अर्थ, उसका काठिन्य निवारण करवाया जाए। अब व्युत्पत्ति में क्या हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, वहां कोई धातु विशेष हो सकती है या शब्द विशेष हो सकता है, उसके साथ किसी प्रत्यय को बता सकते हैं, उसके साथ साथ उसके शुभादि प्रत्यय भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से जहां पर व्याकरण के बिंदुओं के आधार पर किसी शब्द का अर्थ निकलवाया जाएगा वो आपकी व्युत्पत्ति विधि और वो स्पष्टीकरण के अंतर्गत आएगी। इसलिए इस तरह का जब भी कोई प्रश्न हो उसमें आपको ये ऑप्शन भरना है। जैसे कहा गया कि संधि के माध्यम से किसी शब्द का अर्थ निकलवाया गया,
बताइए वो किस विधि के अंतर्गत आएगी, तो वहाँ स्पष्टीकरण भरेंगे मुख्य रूप से तो, और उसका अगर पार्ट इस तरीके से देव है तब वहाँ हमको व्युत्पत्ति विधि के रूप में उत्तर भरना है। जहाँ पर समास है, जहाँ पर उपसर्ग है, जहाँ पर प्रत्यय है, उनके आधार पर जब शब्द का अर्थ निकाला जाता है धातु के साथ, उपसर्ग के साथ, तब उसको हम व्युत्पत्ति विधि के अंतर्गत रखते हैं। और व्युत्पत्ति विधि को ही उसका एक बड़ा नाम क्या है, स्पष्टीकरण है। तो इस तरीके से याद रखें, व्याकरण से संबंधित विषय वस्तु जहाँ संधि हो सकती है, समास हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, सुबंत हो सकते हैं, तिङन्त हो सकते हैं, उनके आधार पर जब हम किसी शब्द का काठिन्य निवारण करवाते हैं तब वो एक तरह से व्युत्पत्ति विधि होगी और उसको हम स्पष्टीकरण विधि के रूप में मानते हैं। दूसरा है दूसरा है तुलना। तुलना को स्पष्टीकरण में लिया गया। तुलना से तात्पर्य उस शब्द, जो शब्द दे रखा है आपने, जिस शब्द का आप काठिन्य निवारण करवाना चाहते हैं, उस शब्द का यदि अर्थ आप निकलवा रहे हैं उससे विपरीत अर्थ वाले में या उसके समानार्थक शब्द के रूप में, जैसे मान लो निशा शब्द का अर्थ आप निकलवा रहे हैं, उसके विपरीत अर्थ में दिवा शब्द से उसका अर्थ निकलवा सकते हैं, या फिर निशा के पर्यायवाची शब्द के साथ उसका तुलनात्मक, उसके समानार्थक के साथ उसका अर्थ निकलवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको तुलना विधि के रूप में जाना जाता है कि उसके साथ उसकी तुलना की जा रही है और वहाँ उससे हम उस शब्द का अर्थ आसानी से निकलवा। तो कहीं पर कई बार ऐसा होता है कि उसके तुलनात्मक शब्द से उसका अर्थ निकलवा लो, उसके विपरीत शब्द को देख करके उसके आधार पर उसका अर्थ। कई बार ऐसा होता है कि उसमें से कोई ऐसा शब्द है जिसमें कोई धातु अलग से निकल जाएगी तो उस धातु से उसका अर्थ हो जाएगा, तब वो व्युत्पत्ति के रूप में आ जाएगा। किसी उपसर्ग को, उपसर्ग से जैसे आपने प्रत्यय से अर्थ निकाला, जैसे आपने देखा कि अणुवल प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम, और अणुवल प्रत्यय में शब्द के पश्चात अक आ रहा है और उसका अर्थ कर्ता होता है। तो जैसे अब आपसे प्रश्न किया गया कि भाई आक्षेपक का क्या अर्थ हो सकता है, तो आक्षेपक में आपने देखा कि इसके पश्चात अक आ रहा है या अणुवल प्रत्यय, इसका मतलब इसका अर्थ स्पष्ट हो गया, आप आक्षेप करने वाला। तो इस तरीके से जब अर्थ निकलाएंगे तब वो क्या कहलाएगी, उसको हम व्युत्पत्ति विधि कहेंगे, जहाँ व्याकरण के किसी भी पार्ट से उसका अर्थ निकलवाया जाता है। किसी उपसर्ग या उपसर्ग के बाद धातु स्पष्ट समझ में आ जाती है। इसके बाद है अगला है तीसरा, वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग के रूप में देखेंगे आप, वाक्य प्रयोग जो विधि है ये किसी भी ऐसे अवसर पर जब आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ कोई शब्द आया ऐसा जिसका बालक को अर्थ नहीं आ रहा है, तो उसको वहाँ जैसे तुलना विधि से भी ज़्यादा आकर्षक विधि वाक्य प्रयोग हो सकती है। कोई ऐसा ही अर्थ है तो वहाँ जिसका अर्थ हम इसके द्वारा नहीं निकलवा सकते, जहाँ व्युत्पत्ति से भी उसका अर्थ सामान्य रूप से नहीं हो सकता, तब हम उसको हम वाक्य प्रयोग के रूप में कर सकते हैं। कहीं भी जैसे कोई ऐसा शब्द है, जैसे सेंधवम शब्द है, अब ये कहा गया सेंधवम आनय। अब सेंधव के दो अर्थ होते हैं, तो अब जहां दो दो अर्थ वाले शब्द है, दो से अधिक अर्थ वाले शब्द हैं, तब हम वहां वाक्य प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं। एक है जैसे हरि शब्द है। अब हरि शब्द का अर्थ वानर भी होता है, सिंह भी होता है, हरि किसी का नाम भी हो सकता है, हरि भगवान का नाम भी है। तो अविद्या शक्ति में उस शब्द के जब अनेक अर्थ हो रहे हैं तो श्रोता के सामने परेशानी हो जाती है कि वो उस शब्द का कौन सा अर्थ ग्रहण करे। इसलिए ये कहा जाता है ना कि अविधा, लक्षणा और व्यंजना में व्यंजना सबसे ज़्यादा कठिन होती है, लक्षणा उससे कम कठिन होती है, अविधा और सबसे सरल होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अविधा उनसे भी ज़्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने हरि शब्द का प्रयोग किया, अब बालक के सामने बड़ी दिक्कत होगी कि हरि किसके लिए आया है। तो ऐसे जो अनेकार्थक जो शब्द होते हैं, उन अनेकार्थक शब्दों के लिए वाक्य प्रयोग विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे हम उन शब्दों का अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब वाक्य में प्रयोग होगा तो उस वाक्य के प्रयोग की घटना को देख करके हम उस शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हरिम नमामि, तो अब ऐसी स्थिति में इसका मतलब हरि का अर्थ यहाँ भगवान से है। एक में कहा कि जैसे हरि वृक्षात वृक्षम प्रतिगच्छति, तब वहाँ हरि का अर्थ वानर हो जाएगा। तो वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्द का अर्थ कब किया जाए, जब शब्द अनेकार्थक हो।
एक से ज़्यादा अर्थ देने वाला हो, तब वहाँ वाक्य प्रयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ विधि हो सकती है, जिससे हम उस शब्द का अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि वहाँ तुलना के रूप में भी उसका प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि वहाँ एक सामान्य शब्द है। जैसे सैंधव का अर्थ नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, तो यहाँ उस प्रकरण को देख करके, उस वाक्य को देख करके हम पता लगाएंगे कि किस प्रकार का प्रकरण है वहाँ, उसके आधार पर हम वाक्य प्रयोग विधि का सहारा लेते हैं। तो जहाँ शब्द एक से ज़्यादा अर्थ वाले होते हैं, अनेकार्थक होते हैं, तब हमको किसका प्रयोग लेना है, वाक्य प्रयोग करना है। कुछ ऐसी क्रियाएं जिनका हम प्रत्यक्ष क्रिया नहीं कर सकते हो, उनको भी हमको वाक्य प्रयोग में समझा देना चाहिए। वहाँ वाक्य प्रयोग में उसका अर्थ वो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 4 पर है अंतः कथा। अंतः कथा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको कि जैसे गुरु भक्त है, जैसे पितृ भक्त है, दृढ़ भक्ति है, इस तरह के जो पाठ हैं, उन पाठों का जो शीर्षक है, उन शब्दों का जब अर्थ बताते हैं, हम पितृभक्त का जैसे अर्थ बताते हैं, तो वहाँ पितृभक्त के रूप में हम जैसे श्रवण कुमार की कथा सुना सकते हैं। गुरु भक्त के रूप में हम एकलव्य की कथा सुना सकते हैं। तो इस तरह की जो अंत कथा सुनाते हैं, हम पाठ के बीच में एक छोटी कथा कह दें और उसके आधार पर बताएं कि इस प्रक्रिया का नाम ही गुरु भक्त है, इसे ही गुरु भक्ति कहा जाता है। तो उस कथा के द्वारा उस शब्द के अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझ करके उसका स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अंत कथा किसी गद्य के काठिन्य निवारण के लिए पाठ के बीच बीच में हम छोटी छोटी अंत कथाओं के द्वारा भी उस शब्द के अर्थ को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमारा गद्य का पाठ बहुत प्रभावी बन सकता है। गद्य के पाठ में छात्र रुचि इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम उस पूरे गद्य को सिर्फ और सिर्फ अनुवाद विधि से ही पढ़ाते हैं, इसलिए बालकों को उसमें रुचि नहीं होती। क्योंकि उस तरह का उच्चारण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन तो बालक खुद भी कर सकते हैं, इसलिए उनको जब हम इस तरह की विधियों से पढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ गद्य का जो शिक्षण है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा और उसके प्रत्येक शब्द को बालक उसके अर्थ को सीख सकेंगे। अंत में है प्रसंग। प्रसंग अभी जो मैंने बताया था आपको, कोई ऐतिहासिक, कोई भौगोलिक, इस तरह के कोई प्रसंग आ जाते हैं, कोई इस तरह का प्रसंग आ जाता है किसी, जैसे चित्तौड़ का युद्ध है तो वहाँ का जो प्रसंग है उसके संदर्भ में कोई शब्द का अर्थ नहीं आ रहा तो उसके प्रसंग को सुना सकते हैं हम, उसकी घटना विशेष को उसमें डाल सकते हैं। तब वहाँ प्रसंग के द्वारा भी हम किसी शब्द के अर्थ को खोज सकते हैं, बालक से उसका अन्वेषण करवा सकते हैं। तो ये अन्वेषण करवाने के तरीके हैं कि शब्द का अर्थ, पद का अर्थ बालक को किस तरीके से करवाया जाए ताकि उसको वो अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, उसके लिए वो सुग्राह्य हो सके और पूरे गद्य शिक्षण का जो पाठ है उसको अच्छी तरह से पूरे को अधिगम कर सके। इस तरीके से अगर हम पढ़ाते हैं तो हमारा गद्य शिक्षण बहुत अच्छी तरह से प्रभावी हो सकता है और बालक सभी प्रकार के शब्दों के कठिन अर्थों को आसानी से सहज तरीके से सीख सकते हैं। ज़्यादातर वाक्य प्रयोग का सहारा लें, जहाँ अब यहाँ आप ऐसा संदर्भ बना लें कि किस तरह के प्रश्न का उत्तर कौन सा हो सकता है। जैसे अनेकार्थक शब्द है, उसके अर्थ को खोजने के लिए तो हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वस्तु प्रदर्शन के रूप में कोई बात आती है तो उसको उद्बोधन के रूप में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक क्रम से पढ़ें और पूरे के पूरे गद्य शिक्षण को आप इस तरीके से, गद्य शिक्षण की विधियों से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो गद्य से संबंधित जो स्टार्ट में जो भूमिका में 2-3 बातें हमने पढ़ी थी उनमें से भी प्रश्न आ सकता है। जैसे कथा और आख्यायिका के रूप में आ सकता है, उसके कितने भेद, चंपू किसे कहते हैं, और गद्य शिक्षण के रूप में गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, ये जो उक्ति है वो किस तरीके से चरितार्थ उसका कहीं रिक्त स्थान के रूप में प्रयोग हो सकता है। यहाँ तक कि किसी कवि का नाम भी पूछ सकता है कि बाणभट्ट कौन से शिक्षण, कौन से काव्य से संबंधित हैं। तो जो महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनका नाम भी हम याद रखें और उसके बाद विधियां तो हमारे सिलेबस में है ही, तो विधियों के रूप में हमको ये 3 भागों में बांट करके और उनको अच्छी तरह से याद करना है, पढ़ना है कि जहाँ पर उद्बोधन क्या हो सकता है, प्रवचन क्या हो सकता है और स्पष्टीकरण या व्याख्या विधि के रूप में किसको जाना जा सकता है। इस तरीके से हम एक एक शिक्षण की विधियाँ हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें तो निश्चित रूप से कोई दूसरी विधियों के अंतर्गत दूसरे शिक्षण में वो विधि जाएगी नहीं, अन्य विधा के रूप में। और इस तरीके से हम प्रत्येक शिक्षण की विधियों को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो आज हमने गद्य शिक्षण पढ़ा है, 3 शिक्षणों की विधियां हम पढ़ चुके हैं, गद्य, पद्य और नाटक।
कल इसके आगे व्याकरण आदि शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे।